तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। राज्य में 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराने की मांग की। राज्य विधानसभा की 5 सीटों पर होने हैं चुनाव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फिर बरसे केंद्र पर, कहा बीजेपी ने सदियों से बनाई व्यवस्था को पलों में मिटाया। वित्त वर्ष 2022 में 10.5% रह सकती है जीडीपी की वृद्धि दर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। वित्त वर्ष 2020-21 में आई थी 7.3% की गिरावट। शेयर बाजार में आई तेजी। 255 अंकों की तेजी के साथ 53,159 पर आया सेंसेक्स। 70 अंकों की तेजी के साथ 15,924 पर पहुंचा निफ्टी। में कांग्रेस जब लोकसभा चुनाव हारी तो राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान कर दिया। राहुल को पार्टी नेताओं ने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष पद को संभालने को तैयार नहीं हुए। बाद में सोनिया गांधी को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। सोनिया गांधी ने साफ कर दिया था कि 1 साल के अंदर कांग्रेस को अपना अध्यक्ष ढूंढना होगा, लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं, कांग्रेस को अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मार्च 2020 के बाद देश में शुरू हुई कोरोना संक्रमण की लहर को भी माना जा रहा है। लेकिन अब सोनिया गांधी साफ कर चुकी हैं कि लंबे समय तक वो इस पद पर नहीं रहेंगी। इसके बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावों को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि सोनिया गांधी को ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनावों के ऐलान के लिए जल्दी ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। अगस्त में कांग्रेस शासित किसी राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया जाएगा, जहां नए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होगा और ये तय है कि सोनिया गांधी ही अध्यक्ष पद की एकमात्र दावेदार होंगी। लेकिन इस बार पार्टी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। पार्टी अध्यक्ष के चुनावों के बाद कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान किया जा सकता है और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम भी तय माना जा रहा है। जी हां, कमलनाथ को कांग्रेस में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और आज कमलनाथ की सोनिया गांधी के साथ मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कमलनाथ गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। बता दें कि कमलनाथ 9 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन एक बार 1997 में छिंदवाड़ा लोकसभा के उपचुनावों में बीजेपी नेता सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को 40,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया था। इस एक हार को छोड़ दिया जाए तो कमलनाथ कोई भी चुनाव नहीं हारे। वो पिछले लोकसभा के सदस्य भी थे। कमलनाथ पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे। वो 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। फिलहाल कमलनाथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं। अब देखना होगा कि कमलनाथ को लेकर लग रही अटकलें कितनी सही साबित होती हैं। क्या वाकई गांधी परिवार के तीसरे बेटे माने जाने वाले कमलनाथ को मिलेगी कमान? हाल में विधानसभा चुनावों के बाद भी बीजेपी और टीएमसी के बीच की लड़ाई थमती नहीं दिख रही है और इस राजनीतिक लड़ाई में जांच एजेंसियों का इस्तेमाल भी खुलकर हो रहा है। केंद्र के साथ लड़ाई में उलझी ममता को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। कांग्रेस की ओर से तो साफ साफ संकेत दे दिए गए हैं कि वो ममता बनर्जी के साथ आने को तैयार है। हाल ही में विधानसभा चुनावों के दौरान भले ही कांग्रेस ने टीएमसी के साथ गठबंधन न किया हो, लेकिन चुनावों में ममता बनर्जी के खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बयानबाजी से परहेज किया था। ममता बनर्जी ने भी चुनावों के दौरान विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए जो पत्र लिखा था, उसमें सबसे पहला नाम कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का ही था। कांग्रेस और ममता बनर्जी दोनों ही केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्षी मोर्चा बनाने की तैयारी में जुटे हैं। ममता की ओर से इसकी कमान प्रशांत किशोर ने थाम रखी है और अभी हाल ही में प्रशांत किशोर सोनिया गांधी से भी मिले। इसके बाद अब ममता के दिल्ली दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है। 25 जुलाई को ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात सोनिया गांधी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी होगी। ममता कई और पार्टी के नेताओं से भी मिल सकती हैं। ममता की बंगाल से दिल्ली आने की खबर के साथ ही राजनीति भी तेज हो गई है। संकेत साफ है, संसद के मॉनसून सत्र के दौरान ही मजबूत विपक्षी एकता दिखाई दे सकती है। साफ है कि जल्द ही विपक्ष की ओर से पीएम मोदी का विकल्प भी पेश किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करने के लिए अब कोर्ट ने सहमति दे दी है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका की कॉपी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को सौंपने के निर्देश दिए हैं। पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर जनरल SJ वोम्बडकरे ने याचिका दायर कर दावा किया है कि ये कानून अभिव्यक्ति पर डरावना असर डालता है और राजनीतिक असहमति को कुचलने और प्रताड़ित करने के लिए लगातार इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहा गया है कि 2010 में राजद्रोह के 10 केस थे और अभी 2021 में 67 पत्रकारों के खिलाफ केस कर दिया गया है। कानून का इस्तेमाल मीडिया कर्मियों के खिलाफ उन्हें प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है। महीनों वे जेल में रहते हैं और ट्रायल का इंतजार करते हैं ताकि ये पता चले कि राजद्रोह का केस बनता है या नहीं। इस कानून को खत्म किया जाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक अलग पीठ ने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाले 2 पत्रकारों मणिपुर से किशोर चंद्र वांगखेमचा और छत्तीसगढ़ से कन्हैया लाल शुक्ल की याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था। कोर्ट ने इस पर केंद्र को 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा था। जस्टिस UU ललित, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस KM जोसेफ की 3 जजों वाली पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोरोना की दूसरी लहर के बाद PM का वाराणसी का ये पहला दौरा था और PM ने वाराणसी से ही UP चुनाव के लिए BJP का प्रचार अभियान शुरू कर दिया। हाल ही में PM मोदी और UP के CM योगी आदित्यनाथ के बीच तल्खियों की खबरें आ रही थी, लेकिन आज PM ने योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की और साफ संकेत दे दिया कि UP में BJP अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी। इसके साथ ही UP मंत्रिमंडल को लेकर भी किंतु परंतु की संभावनाओं को उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब योगी सरकार की ओर से भी संकेत मिलने लगे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। PM ने अपने दौरे पर योगी के साथ ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन UP में आए बदलावों को हाईलाइट कर वोटों पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री योगी के कामों की सराहना भी उन्होंने की। इसके साथ ही विपक्ष को भी अपने निशाने पर लिया। सपा बसपा का नाम लिए बिना PM ने कहा कि UP के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब स्वास्थ्य मुसीबतों के समय लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब योगी के नेतृत्व में कोरोना मैनेजमेंट की दुनिया तारीफ कर रही है। साथ ही PM ने UP में बढ़ते निवेश का क्रेडिट भी योगी की झोली में डाल दिया। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू की लड़ाई अब समाप्त होती दिख रही है। सिद्धू की जुबान और सोशल मीडिया पर हो रहे ट्वीट दोनों के तेवर बदल चुके हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि सिद्धू जो चाहते थे वो उन्हें मिलने का भरोसा दे दिया गया है। इसके बाद उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर भी विराम लग गया है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने तो यहां तक दावा कर दिया कि कैप्टन और सिद्धू के बीच कोई लड़ाई थी ही नहीं, कुछ मतभेद थे जो सुलझा लिए गए हैं। दोनों पंजाब के हित की बातें करते रहे हैं। हरीश रावत ने साफ कर दिया कि पंजाब विधानसभा चुनाव कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ेगी, यानी चुनाव जीतने की सूरत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं अभी तक कैप्टन से नाराज चल रहे सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के संकेत भी रावत ने दे दिए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसके लिए तैयार हो गए हैं, जबकि इससे पहले अमरिंदर सिंह लगातार किसी गैर सिख को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर रहे थे, जिससे सिद्धू के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही थी। वहीं रावत ने बताया कि चर्चा के दौरान कैप्टन और सिद्धू दोनों ने माना है कि अभी उनका साथ रह के लड़ना ज्यादा जरूरी है और दोनों के शिकवे अब दूर हो चुके हैं। बता दें कि पंजाब में कांग्रेस की सत्ता आने के करीब 1 साल के बाद से ही कैप्टन और सिद्धू के बीच मतभेद शुरू हो गए थे। 2017 के विधानसभा चुनावों के पहले जब सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, तब उनके मन में खुद के लिए एक बड़े ओहदे की उम्मीद थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद के लिए कैप्टन को इसमें बाधा के तौर पर पाया। शेर बहादुर देउबा के रूप में नेपाल को नया प्रधानमंत्री मिल चुका है, लेकिन देउबा के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। ये कह सकते हैं कि देउबा की चुनौतियां अब शुरू हुई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने उन्हें 30 दिनों में बहुमत साबित करने को कहा है, यानी देउबा को जल्द ही सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करना होगा। देउबा के पास बहुमत नहीं है, इसलिए ये आसान भी होने वाला नहीं है।
बहुमत न होने के चलते ही राष्ट्रपति ने देवबा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। दरअसल नेपाली संसद के कुल 275 सदस्य हैं, जिसमें से नेपाली कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष भी शेर बहादुर देवबा हैं, उसके पास सिर्फ 61 सदस्य ही हैं और बहुमत के लिए देवबा को नेपाल की माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माधव नेपाल के गुट, यादव भट्टराई की जनता समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनमोर्चा जैसी पार्टियों से भी हाथ मिलाना होगा। देवबा का दावा है कि इन पार्टियों के सदस्यों के सहारे उनके पास 149 सांसदों का समर्थन हासिल है, लेकिन माधव नेपाल ने साफ कर दिया है कि वो देवबा सरकार के साथ नहीं है। माधव नेपाल की चिंता 1.5 साल बाद होने वाले नेपाल के आम चुनावों को लेकर है। माधव नेपाल को नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाने का नुकसान भविष्य में होता दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनके दल के 23 सांसद सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, जिसके बाद देवबा के सामने 138 सदस्यों को जोड़ने की चुनौती खड़ी हो गई है। लेकिन देवबा को सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से राहत भी मिली है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों के मतदान पर से व्हिप का बंधन हटा दिया है, यानी हर सांसद जिसे चाहे उसे अपने वोट दे सकेगा। ऐसे में केपी शर्मा ओली की अपनी पार्टी के सांसदों को एकजुट रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि देवबा सदन में कैसे बहुमत का जादुई आंकड़ा जुटा पाते हैं और सत्ता पर काबिज रह पाते हैं। कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय से बंद स्कूलों, कॉलेजों को एक बार फिर खोलने की तैयारी चल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही संभावित तीसरी लहर ने राज्य सरकारों को फिर चिंता में डाल दिया है। बावजूद इसके कई राज्यों ने स्कूल, कॉलेजों को फिर से खोल दिया है और कई राज्य इस पर अभी भी विचार कर रहे हैं। वैक्सीन आ जाने और संक्रमण के नए मामलों में लगातार हो रही गिरावट के बाद महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों ने आज से स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान कोरोना संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन करना सबसे अहम है। महाराष्ट्र सरकार राज्य में स्कूलों को खोलने के मामले में बहुत फूक कर कदम रख रही है। महाराष्ट्र सरकार ने उन क्षेत्रों में कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए आज स्कूल फिर से खोल दिए हैं, जहां कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को बनाने, ग्राम पंचायतों से अनुमति लेने और बच्चों को स्कूल भेजने के संबंध में माता-पिता के साथ बातचीत के बाद ये फैसला किया है। गुजरात में भी सारी सावधानियों के साथ कक्षा 12 के स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान आज से 50% उपस्थिति के साथ फिर से खुल गए हैं। हालांकि शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और अगर छात्रों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाता है तो स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के अधिकारियों को अभिभावकों की अनुमति लेनी होगी। वहीं मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि अभी 11वीं और 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई शुरू की जाएगी, वह भी 50% क्षमता के साथ। अगस्त में अन्य कक्षाओं की पढ़ाई शुरू करने के संबंध में फैसला होगा। सीएम चौहान ने कहा कि अगर स्थिति नियंत्रण में रहती है तो 15 अगस्त से क्रमबद्ध तरीके से 9वीं, 10वीं और फिर मिडिल एवं प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। हरियाणा के सभी स्कूलों को कक्षा 9 से 12 के लिए कल यानी 16 जुलाई और कक्षा 6 से 8 के लिए 23 जुलाई से खोलने का निर्णय लिया गया है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को 16 जुलाई से फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। बिहार में 12 जुलाई से ही शैक्षणिक संस्थान खुल गए हैं। राज्य के 11वीं और 12वीं के सभी डिग्री कॉलेज, सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूट कुछ छात्र संख्या की 50% उपस्थिति के साथ खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोल दिया है। वहीं छात्रों को अभी भी अगले आदेश तक स्कूल आने की अनुमति नहीं है। फिलहाल राज्यों में ऑनलाइन क्लासेस ही जारी हैं। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर